To Zero to Hero classes. In today's lecture, we are going to discuss our next segment. हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग वैसे तो ये थियोरेटिकल टॉपिक है, थ्योरी वाला पार्ट है, समझने की चीज़ें आज कम है, याद करने की ज़्यादा है. तो हो सकता है आप अगर गौर से सुनेंगे तो अधिकतर पार्ट आपको याद हो जाए. तो आज का लेक्चर की शुरुआत करते हैं. सी टॉपिक का नाम है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. इन हिंदी वैसे सगर्भता का चिकित्सीय समापन. ये टॉपिक के नेम से देखो ना, टॉपिक कहना क्या चाह रहा है. सगर्भता का चिकित्सीय, मेडिकल के द्वारा ये जो टर्मिनेट करते हैं. अब ये तो मतलब एक फैंसी नाम हो गया, लोकल लैंग्वेज में समझो. लाइक किसी को कहते हैं ना, जो ये अपना बच्चा गिरवा लिया या अबॉर्शन करा लिया, किसी को बेटी होने वाला था तो दे डू अबॉर्शन. तो ये सारी चीज़ें हम लोग जनरली सुनते आते हैं. तो ये टॉपिक बेसिकली उसी पे बेस्ड है, उसी को एक्सप्लेन किया गया है. ये सही है, गलत है, ये कैसे होता है, क्या ये लॉ के अगेंस्ट है, इसके ऐसा लॉ को पालन ना करने पे क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है, उन चीज़ों के विषय में डिस्कस की गई है. तो देखो टेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है. सगर्भता पूर्ण होने के बाद जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन कहते हैं. अब देखो, ये तो किताबी डेफिनेशन हो गया. जो पूर्ण होने से पहले, मान लो 9 महीना कुछ दिन का होता है, तो 9 महीना का प्रेगनेंसी है. अब बच्चा पैदा होने से पहले ही, ठीक है, या जानबूझकर या स्वैच्छिक, मतलब खुद की इच्छा से गर्भ के समापन, उसको मार दिया गया या अबॉर्ट करा लिया गया, इसी चीज़ को, गर्भपात को MTP कहते हैं. ठीक है. अब ये डेटा है, याद करने वाली क्या चीज़ है. पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन यानी 4.5 to 5 करोड़ चिकित्सीय सगर्भता समापन किए जाते हैं, जो कि संसार भर की कुल सगर्भताओं का 1/5 भाग है. सो जो इतने सारी कंट्री है, हमारे देश में ही इसका 1/5 पार्ट है. यानी हमारे देश में सगर्भता बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पीपल आर नॉट अवेयर. ठीक है. अब इसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं. टेक्स्ट हमसे यही कह रहा है, चिकित्सीय सगर्भता समापन क्यों, मतलब ऐसा क्यों किया जाता है. तो बेसिकली कोई बच्चा, मान लो अभी भी स्टीरियोटाइप पर्सन, उस पुराने माइंडसेट के आदमी हैं जो कि चाहते हैं कि मुझे बेटा ही हो, बेटियां ना हो, तो वो लोग ये करवाते हैं. अब देखो, निश्चित तौर पर इसका उत्तर अनचाही सगर्भताओं से मुक्ति पाना है, फिर चाहे वे लापरवाही के लिए किए गए और सुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम हो या मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल रहने या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण हो. NCERT यहाँ 3 रीज़न दे रही है. पहला रीज़न दे रही है ये लापरवाही से है, ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध बनाया गया और उसके कारण फर्टिलाइजेशन हुआ और प्रेगनेंसी हो गई. दूसरा, अब मैथुन के समय ड्यूरिंग क्वाइटस, ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, अभी हमने सीखा था कुछ पिछले लेक्चर्स में, वी यूज़ कॉन्डम्स और अदर्स मेथड. तो गर्भ निरोधक उपाय यूज किया जा रहा है और वो असफल हो गया और कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट हो गई उससे, और उसे बच्चा नहीं चाहिए, तो वो MTP कराते हैं. अब किसी का बलात्कार कर दिया गया, तो इन घटनाओं से उसे MTP करना पड़ता है. ठीक है. इसके साथ ही चिकित्सीय सगर्भता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में ही होती है जहां सगर्भता बने रहने की स्थिति में माँ अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक हो सकती है. वन ऑफ द बेस्ट रीज़न और एक जेन्युइन रीज़न है, अगर मान लो कोई प्रेग्नेंट है और उस प्रेगनेंसी से उस जायगोट एम्ब्रायो को भी, वो जो बच्चा होने वाला है उस बच्चे को भी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ डिजीज़ है,
ठीक है, या उस प्रेगनेंसी से उस माँ को दिक्कत है, तो उस टाइम पे ये मतलब लीगल है जो आप सगर्भता या एमटीपी कर सकते हो। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ सगर्भता की पहली तिमाही में अर्थात सगर्भता के 12 सप्ताह तक की अवधि में कराया जाने वाला चिकित्सीय सगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफ़ी सुरक्षा माना जाता है। इसके बाद द्वितीय तिमाही में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण एवं घातक होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फर्स्ट 12 वीक्स होते हैं, पहली तिमाही, पहला 3 महीना, 9 महीना का प्रेगनेंसी पीरियड होता है। ठीक है। अब 9 महीने में पहला 3 महीना, ठीक है, पहली तिमाही, 1 महीना में लगभग 4 सप्ताह होते हैं, तो 4 तिया 12 सप्ताह तक सेफ माना जाता है। चलो भाई, इट इज़ ओके। ठीक है, अगर कोई लीगली करा रहा है इट इज़ सेफर। और द्वितीय तिमाही जो होता है 12 वीक तक, ठीक है, तो बहुत ही संकटपूर्ण होता है और घातक होता है। किसी का डेथ भी हो सकता है। कोई अगर फीमेल सेकेंड वीक में, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में करा रही है द्वितीय तिमाही में, तो इट मे बी फैटल, मतलब उसका मौत भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। इट इज़ वेरी मतलब घातक, संकटपूर्ण होता है। तथापि एमटीपी में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन को स्वीकृत या कानूनी बनाया जाना चाहिए या नहीं। तो डिबेट छिड़ा रहता है। ठीक है, क्योंकि मान लो दिस इज़ नॉट गुड, बेसिकली वी आर गोइंग अगेंस्ट नेचर। किसी को ठेस पहुंचता है, मान लो कोई सोसाइटी है, वो फीमेल वहाँ माना जाता है, जैसे अपने देश में, ठीक है, और जो फीमेल होती है, देखोगे किसी के घर बेटी होती है तो उसे मतलब दुर्गा माता के तरह या वो नवरात्रि के टाइम में देवी की तरह पूजा जाता है इन आवर कंट्री। तो ये एक नैतिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक पहलुओं से इसे गलत माना जाता है। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 ईस्वी में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैरकानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए, जो अभी भी भारत देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो भारत सरकार है, ठीक है, इस एमटीपी को रोकने के लिए कुछ अमेंडमेंट लाए, कुछ नियम लाए। ठीक है, ये मतलब क्योंकि रुकने का नाम ले रहा था। अगर मान लो कोई प्रेग्नेंट हो गई, कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई, उसका फिर एमनियोसेंटोसिस वो वाला पार्ट छूटा हुआ है, मुझे याद है, वो पढ़ा दूंगा मैं बाद में। तो उसके थ्रू ये पता चल जाता है जो बच्चा होने वाला है वो मेल है या फीमेल। अगर वो फीमेल होती है तो अगेन पीपल प्रेफर टू डू एमटीपी, क्योंकि वो दहेज वाली प्रॉब्लम। तो इसके लिए कुछ कानून बनाए गए। यहाँ पे इस वाले पार्ट में उस कानून के विषय में ही अधिनियम क्या क्या थे, व्हाट वर द अमेंडमेंट्स, उनके विषय में चर्चा की गई है। भारत सरकार द्वारा अनैच्छिक गर्भपात या विदाउट विलिंग, उसका इच्छा है नहीं, कि घटनाओं को कम करने और मातृ मृत्यु दर की विकृतियों की घटनाओं को कम करने के इरादे से सगर्भता का चिकित्सीय समापन अधिनियम, ठीक है, ये जो अमेंडमेंट संशोधन 2017 अधिनियम किया गया था, 2017 में किया गया था। अब इस अधिनियम के अनुसार क्या क्या अमेंडमेंट किए गए थे। एक पंजीकृत चिकित्सक की राय पर सगर्भता के पहले 12 हफ्तों के बीच कुछ निश्चित आधार पर सगर्भता समाप्त की जाती है। एक सर्टिफाइड डॉक्टर, ठीक है, उसके पास ये लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, और उनके राय पे, ठीक है, डेट डॉक्टर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अब एक चीज़ देखो, ये आजकल इतना ज़्यादा मतलब ये हो गया है, जो मशीनें इशू होती है उस मशीन में ऐसा कुछ लगा रहता है, वो काउंटिंग होता है। अगर यू आर मिस यूजिंग डेट मशीन तो वो सरकार को पता चल जाती है। तो दिस इज़ वेरी टफ टास्क नाउ डेज। अगर सगर्भता 12 हफ्तों से अधिक लेकिन 24 हफ्तों से कम हो तो इस अवस्था में सगर्भता की चिकित्सीय समापन के लिए निम्नलिखित आधार पर 2 पंजीकृत चिकित्सकों की एक राय
होना आवश्यक है। मान लो 2 पंजीकृत चिकित्सक, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अगर 12 वीक तक है तो एक सर्टिफाइड डॉक्टर से आप राय ले सकते हो। अगर 24 वीक है, 24 सप्ताह मतलब द्वितीय तिमाही है, तो नियम कहता है 2 पंजीकृत चिकित्सकों की राय लेना जरूरी है। सगर्भता की निरंतरता में गर्भवती महिलाओं के जीवन के लिए जोखिम अथवा गंभीर शारीरिक चोट और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का खतरा हो। ये कब कराया जाता है? देखो ना, महिलाओं को जीवन के लिए जोखिम हो, अगर वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती है तो उसके लिए वो फैटल हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम है, देन दे कैन गो फॉर MTP। शारीरिक व मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित या गंभीरता से विकलांग बच्चे के जन्म होने की संभावना का खतरा हो। आजकल अल्ट्रासाउंड से ये सब पता चल जाता है, बच्चा में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ या कुछ भी एनी टाइप ऑफ डिजीज़ है भी, या विकलांग है बच्चा, तो देन इट इज़ अलाउड। ठीक है, दीज वर द थिंग्स विच वर इंक्लूडेड इन अमेंडमेंट। नाउ सी, MTP के बारे में देखने में आई सबसे अधिक परेशान करने वाली बातें क्या क्या हैं? अधिकतर MTPs गैरकानूनी रूप से अकुशल नीम हकीमों से कराई जाती है, जो कि ना केवल असुरक्षित होती है बल्कि जानलेवा भी शुद्ध हो सकती है। अब क्या रहता है ना, अब क्योंकि ये चीज़ लीगल नहीं है, ठीक है, एक जेन्युइन रीज़न होना चाहिए, तो पीपल क्या करते हैं, वो साइड से कुछ पैसे दे के, पता तो चल जाता है, तो वो चाहते हैं कि नॉर्मल डॉक्टर से, वो डॉक्टर असलियत में होते भी नहीं है, बट कुछ स्किल सीख लेते हैं, तो उन कुशल होते नहीं हैं, उनका प्रॉपर ट्रेनिंग हुआ नहीं रहता है, तो उनसे कराते हैं, तो फिर जोखिम बहुत ज़्यादा रहता है और जान का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। शीशों के लिंग निर्धारण के लिए अल्लम्बवेदन का दुरुपयोग होता है। बहुधा ऐसा देखा गया है कि यह पता चलने पर भ्रूण मादा है, MTP कराई जाती है, जो पूरी तरह गैर कानूनी है। मैं यही बात बार बार कहा जा रहा हूँ, और ऑफन वी सी, हम लोग ऐसा देखते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति से बचना चाहिए, क्योंकि यह युवा माँ और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक है। असुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देने तथा गैरकानूनी रूप से कराए गए गर्भपातों में जान की जोखिम के बारे में बताए जाने के लिए के साथ साथ अधिक से अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि उपयुक्त हानिकारक प्रवृत्तियों को रोका जा सके। इतना चीज़ समझ में आया? ये MTP वाली चीज़ें थी। क्या क्या अधिनियम लाए गए, कब लाए गए, 1971 में लाया गया, उनके अंदर क्या क्या अमेंडमेंट किए गए। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर कोई टर्मिनेट करा रहा है, MTP करवा रहा है, तो एक सर्टिफाइड डॉक्टर, ठीक है, उनका परामर्श ज़रूरी है। 24 वीक यानी द्वितीय तिमाही सेकेंड ट्राइमेस्टर में करा रहा है, तो देन 2 पंजीकृत चिकित्सक की साइन ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें थी। अब जो हमारा टॉपिक है, यौन संचारित संक्रमण, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ये क्या क्या है? तो बेसिकली मुझे नहीं लगता बोर्ड्स में पूछेंगे, और बाकी पूछ भी ले तो ये याद करने का है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको समझाऊं। गोनोरिया, सिम्फिल्स, जेनेटल हर्ब्स, तो ये NCERT में ये सारे नाम दिए गए हैं, ठीक है, और ये सारे नाम तो है नहीं वहाँ पे, तो इसे आप छोड़ सकते हो। बाकी ये सारे नाम, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या है, किसके हो जाने से फिर उसका क्योर नहीं होता है, तो वो सारी चीज़ें दी गई है। तो एक बार इसे आप पढ़ के आना, ये वाला टॉपिक NCERT से, और देखना अगर PYQ में ये दिया हुआ है तो पढ़ना, ना तो इसे आप छोड़ सकते हो। बाकी कुछ डिजीज़ के नाम ज़रूर याद कर लेना, MCQ में पूछते ही हैं। एक बार मैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस कर लूँगा, और अगर प्रॉब्लम आती है तो अब फिर से मैं जो इम्पोर्टेंट है, देखो ये वाला पार्ट, 15 से 24 वर्ष के आयु के लिए ये घटनाएं अधिक दर्ज की जाती है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ये थियोरी वाला पार्ट है, ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। और जहाँ भी ना समझ में आए, प्लीज़ डू टेक्स्ट मी, प्लीज़ रीच आउट टू मी
clear your doubts. If you think this lecture was beneficial for you, please do forward and do comment. Thank you for watching.